दोस्तों नमस्कार। राजनीति का छल कपट भी लोकतंत्र के छांव तले ढक जाता है और शायद इसीलिए जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी तरफ टकटकी लगाए हुए उस राज्य के तमाम लोग देखते जरूर हैं और जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब तो यही है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को डिप्टी सीएम बनना है। लेकिन 8 बार, वह भी 17 बरस के भीतर मुख्यमंत्री पद की शपथ भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में यह एक रिकॉर्ड है, शायद कोई ना तोड़ पाए। हालांकि नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा लंबे वक्त तक कई नेता मुख्यमंत्री पद पर रहे। वीरभद्र सिंह को याद कीजिए, जयललिता को याद कीजिए, पवन कुमार चामलिंग को याद कीजिए, या फिर ज्योति बसु को याद कीजिए, या फिर प्रकाश सिंह बादल को याद कीजिए। और तो और मौजूदा वक्त में नवीन पटनायक भी तो सन 2000 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सन 2000 में पहली बार नवीन पटनायक के साथ नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सिर्फ 7 दिन ही मुख्यमंत्री पद पर रह पाए थे। उस समय बीजेपी का साथ था, आज आरजेडी और कांग्रेस का साथ है। और इन 8 बरस के भीतर शपथ लेने की प्रक्रिया में एक अगर मोटी लकीर खींचिएगा तो 5 बार बीजेपी के समर्थन से और 3 बार आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से, यानी संसदीय राजनीति के इतिहास में पहली पायदान पर नीतीश कुमार शपथ लेने वालों में खड़े हैं। और दूसरी बार डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया। तो क्या बिहार की अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अक्स तले इन दो नेताओं के जरिए आने वाले वक्त के बिहार को देखा जाए, राजनीति को समझा जाए, या मौजूदा वक्त के उस सच को समझा जाए जहां पर राजनीति समाधान नहीं करती है बल्कि अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए ही तमाम पासे फेंकती चली जाती है और उस पर जो पासा उसके हक में रहता है उसे ही लोकतंत्र के राग में लपेटकर पेश कर दिया जाता है। लेकिन जिक्र नीतीश कुमार का आज करना होगा, क्योंकि 8वीं बार किसी शख्स ने शपथ ली है। पहली बार जब हरनौत से चुनाव जीते थे तो उस समय लोकदल हुआ करता था, उस समय लालू यादव साथ हुआ करते थे। धीरे धीरे लालू यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनसे 36 का आंकड़ा हुआ और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर नीतीश कुमार आगे बढ़े। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार की खटपट शुरू हो गई और 2009 में लोकसभा का टिकट मुजफ्फरपुर से देने के लिए सीधे सीधे नीतीश कुमार मुकर गए। राजनीतिक पन्नों में धोखाधड़ी बड़ी मायने रखती है, वही पायदान से आपको ऊपर बढ़ाते चले जाती है। लेकिन यह पाठ किसी ने नहीं पढ़ा कि अगर कोई नेता मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन देश की जनता के लिए वह कुछ ना करे और अपनी लोकप्रियता उसी अंतर्विरोध से लाभ उठाते हुए बनाए रखे और सत्ता पर बना रहे, और उसे हम लोग डेमोक्रेसी के तहत एक तमगा पाने वाले शख्स के तौर पर देखें तो शायद इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन यह हो रहा है। दिल्ली की नजर 2024 पर है। वो जानती है कि देश के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बेहद कमजोर है और नीतीश कुमार की अपनी नजर भी 2024 और 2025 के मद्देनजर है। वो जानते हैं कि बिहार की सामाजिक स्थितियों के भीतर जो बेसिक ढांचा एजुकेशन यानी शिक्षा का है, जो हेल्थ का है, जो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने का है, जो किसानों को न्यूनतम आय को लेकर है, और जो गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों की संख्या है, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन क्या इन सब से इतर 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार के आश्रय भारत की राजनीति के उस चकाचौंध को परखा जाए जहां पर दिल्ली की राजनीतिक सत्ता भी 2014, 2019 और अब 2024 देख रही है, यह जानते समझते हुए कि भारत के भीतर में बेरोजगारी सबसे टॉप पर है, महंगाई थामे नहीं थम रही है, लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ इतना ज्यादा है कि जेब में पैसा नहीं तो बाजार तक पहुंचे कैसे, और देश के वित्त मंत्री पार्लियामेंट में जो भी कहे कि महंगाई नहीं लेकिन आरबीआई हाथ खड़े कर रही है। अब इन दो अक्स के तले एक तरफ नीतीश कुमार जो 2024 देखना चाहते हैं और अपने बिहार की हालत वो जर्जर कर चुके हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो इस देश की जर्जर हालत
कर चुके हैं और वह 2024 देखना चाहते हैं और सामने किसी को टिकने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज पहले बिहार का जिक्र, उस बिहार का जहां पर 2,74,242 परिवार, कल्पना कीजिए एक परिवार में अगर हम 4 लोगों को भी माने तो भी ये 8 करोड़ के पार हो गए। इतने लोग गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवार हैं और सरकार का डॉक्यूमेंट कहता है बिहार की जनसंख्या आज की तारीख में 12 करोड़ और 8 करोड़ के लगभग गरीबी की रेखा से नीचे। आप कल्पना कर सकते हैं देश के किसी राज्य में ऐसा है? उत्तर प्रदेश भी गरीब है और उत्तर प्रदेश में गरीब परिवारों की तादाद लगभग 3.25 करोड़ है, लेकिन जनसंख्या 23 करोड़ है। इस लिहाज से भी समझिए कि बिहार किस परिस्थिति को जी रहा है। अगर नीति आयोग का इंडेक्स ले, अगर यूनाइटेड नेशन का इंडेक्स ले, अगर इस देश के राज्यों को लेकर अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्रियों का इंडेक्स लें तो बिहार हेल्थ के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे की तादाद के क्षेत्र में नीचे से तीसरे नंबर पर है। यानी वह बिहार जो आजादी के पहले 20 बरस में अव्वल नंबर पर रहता था, पहले 3 राज्यों में उसकी शुमारी थी, उसके बाद 50 बरस में बिहार की स्थिति कैसे नाजुक होती चली गई और वो नीचे से तीसरी पायदान पर आकर अगर एवरेज निकालिएगा तो खड़ा है, कई जगहों पर तो वो सबसे नीचे खड़ा है। और ये नीति आयोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है, डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए पॉलिटिकल भाषण दिया जाता है, लाख करोड़ की मदद दें या कितना पैकेज दें इसका ऐलान प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन बिहार की माली स्थिति बिगड़ती चली जाती है। और जिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जिक्र है, जिन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार पॉलिसी दर पॉलिसी बनाती है और राज्य सरकार केंद्र से पैसा मांगते चले जाते हैं, लेकिन स्थिति बिहार की नहीं सुधरती है। राजनीति दरअसल एक पंप हाउस की तरह है जो समूचा पैसा खींच लेती है और शायद इसीलिए राजभवन की चकाचौंध मत देखिए, 8वीं बार शपथ ग्रहण को मत देखिए। एक चीज समझ लीजिए, ये चचा भतीजे के लिए मरने वाली स्थिति है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर मरने और मारने की परिस्थिति तभी होती है जब आपके पास उम्र 2 से 3 बरस का हो। और अगर उस परिस्थिति में आप चीजों को पटरी पर नहीं ला पाए तो फिर वही बीजेपी आपका सुपड़ा साफ कर देगी, क्योंकि अब दोनों एक साथ खड़े हैं ये जानते समझते हुए कि 2017 में तेजस्वी पर करप्शन के चार्ज लगाकर नीतीश उनसे अलग हुए थे और बीजेपी के साथ आए थे, आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। लेकिन 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव को जनता ने आगे बढ़ाया और कोई घाटा होने नहीं दिया। लेकिन सवाल है कि बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर जिन बातों को तेजस्वी उठा रहे थे, अब नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर क्या उन बातों को लागू करा पाएंगे? 10 लाख नौकरियों का वादा था, क्या बिहार को मिल पाएगी 10 लाख नौकरी? कब तक इंतजार करें? कोई टारगेट तय हो सकता है? मुश्किल सवाल है। यह ठीक मुश्किल सवाल वैसे ही है जैसे 10 लाख छोड़ भी दीजिए तो जो रिक्त पद है सरकार के भीतर, क्या उन्हें भरने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि कच्चा चिट्ठा बिहार का कहता है लगभग 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। केंद्र अगर मदद ना करे तो बिहार की मनस्थिति बीपीएल के पूरे हिस्से को संभाले जाएगी, यानी समूचा बिहार ही गरीबी रेखा से नीचे होगा। कंज्यूमर के तौर पर बिहार में सबसे कम लोग कंज्यूमर हैं, यानी उपभोक्ता जो माल खरीदने बाजार से जाते हों। अब यहां पर सवाल आता है कि अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नीतीश कुमार पर कोई भी आरोप लगाती है तो नीतीश कुमार ने हर के साथ तो जिंदगी जी ली। सन 2000 में बीजेपी के साथ थे, सन 2005 में बीजेपी के साथ थे, सन 2010 में बीजेपी के साथ थे, 2013 में इसलिए साथ छोड़ा था क्योंकि नरेंद्र मोदी उधर से बतौर प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी ने खड़ा किया और गुजरात दंगों की याद नीतीश कुमार को आ गई, उन्होंने साथ छोड़ दिया, बीजेपी का गठबंधन तोड़ दिया, वहां से निकल गए और 2015 में वह और लालू यादव मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यानी लालू भी तब साथ 2013 में, तो 2014 का लोकसभा का चुनाव था, वहां पर बीजेपी का साथ नहीं था, 2015 में बीजेपी का साथ नहीं था, लेकिन 2017 में फिर से बीजेपी का साथ था, 2020 में फिर बीजेपी का साथ था, लेकिन 2022 में अब आरजेडी और कांग्रेस का साथ है।
कौन सी पार्टी बिहार में मुख्यमंत्री पर उंगली उठा सकती है? हर किसी ने तो इस दौर में साथ दिया है, लूटने में भी और लुटाने में भी। राजनीतिक तौर पर रईस बिहार के भीतर की सामाजिक आर्थिक दरिद्रता को देख पाने की स्थिति में राजनीति आ नहीं पाती है। उस शोर और हंगामे और सड़कों पर लगते नारे का मतलब यह होता है कि कल तक आपकी सरकार थी तो आपको लाभ मिल रहा था, अब हमारी सरकार है तो हमें लाभ मिलेगा। यानी बिहार में जो राजनीति नहीं करता है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहां खड़ा हो यह वो तय कर ले, लेकिन अब चचा भतीजे को तय करना है कि 2024 सामने खड़ा है और 2025 बिहार का चुनाव है। यह सब मिलकर कहां खड़े होंगे, यह जानते समझते हुए कि बिहार में लोकसभा की स्थिति बहुत साफ कहती है कि आरजेडी को लाभ तभी होता है जब नीतीश साथ खड़े होते हैं, और नीतीश का अपना कैलकुलेशन बहुत साफ कहता है कि जेडीयू को लाभ तभी होता है जब वह बीजेपी के साथ खड़ी होती है। तो क्या चुनाव के मद्देनजर जीते हुए राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे का गठबंधन अपने वोट के आंकड़ों को बनाने की दिशा में ही काम करने की स्थिति में ले आते हैं? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ और उनके समर्थकों की तादाद जो है उनकी कोई माली स्थिति नहीं है अच्छी, क्योंकि जिस राज्य में 12 करोड़ में से 8 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे होंगे, वहां पर किस पॉलिटिकल पार्टी और किस जाति और किस धर्म के आश्रय लोगों को बांटा जाए, मुश्किल सवाल है। लेकिन फिर भी उन आंकड़ों पर गौर कीजिए जिस पर नजर बाखूबी कांग्रेस की भी है, जो बाहर समझ रही है अपने आप को बिहार में मान रही है, और जो अंदर में है उसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सभी पॉलिटिकल पार्टी देख रही है। ध्यान दीजिए 2019 में बीजेपी 17 सीट जीती थी, उसके साथ कौन खड़ा था? उसके साथ नीतीश कुमार खड़े थे, वह 16 सीट जीतते हैं। तीसरा शख्स कौन था? उस वक्त रामविलास पासवान जीवित थे तो वह थे, वह 6 सीट जीतते हैं लोकसभा की 2019 में। यानी 40 में से 39 सीट एनडीए के पास चली जाती है। अब जेडीयू वहां से निकल गई, तो 2014 में भी तो जेडीयू निकल गई थी। तो जेडीयू जब निकलकर आरजेडी के साथ खड़ी थी, उस समय उन्हें लाभ होता है 9 सीट का और एनडीए को लाभ होता है 31 सीट का। लेकिन अगर वोट परसेंटेज और सीटों के एनालिसिस को समझें तो बीजेपी के वोट बैंक में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, लेकिन जेडीयू के वोट बैंक में जरूर असर आता है। जब वह बीजेपी के साथ खड़े होते हैं तो 15% से बढ़कर 21% पहुंच जाते हैं। यानी नीतीश कुमार को वोट का लाभ बीजेपी के साथ खड़े होने में। और जनता दल यूनाइटेड के साथ अगर आरजेडी खड़ी होती है तो उसको 19% वोट मिलते हैं, और उसके साथ नहीं खड़ी होती है तो 4% वोट घटकर 15% पे आ जाते हैं। 3 पॉलिटिकल पार्टी अपने बूते तीनों सत्ता में नहीं आ सकते हैं, और जिस तरफ से 2 खड़े होंगे उस तरफ सत्ता अपने आप झुक जाएगी। लेकिन यही गणित तो उत्तर प्रदेश में भी था, और उत्तर प्रदेश के भीतर मायावती और मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव, और तीसरी तरफ आप योगी को जोड़ लीजिए। लेकिन किस तरीके से राजनीति पलटती है और किस तरीके से जनता धीरे धीरे कहां अपने आप को मोबिलाइज करना चाहती है, यह एक संकेत है और एक चेतावनी है नीतीश और तेजस्वी दोनों को। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, केंद्र मदद नहीं करेगा तब कैसे काम करेंगे, जिन बातों का जिक्र करते चले आए उन बातों से आगे कैसे निकलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की समूची राजनीति 3 या 4 उपलब्धियों पर टिकी है। और महिलाओं का वोट बैंक वो कैसे बनाते हैं इसको 2 बातों से समझे। लड़कियों को साइकिल दी गई, राज्य में शराबबंदी की गई, महिलाओं ने खुलकर नीतीश का साथ दिया। ये 2 मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे थे जो महिलाओं और लड़कियों को नीतीश के साथ खड़ा कर देते हैं। तीसरी स्थिति थी पासमानदा समाज। अली अनवर का जिक्र यहां जरूरी है, उनको राज्यसभा नीतीश कुमार ने भेजा था, क्योंकि पासमानदा समाज के जरिए नीतीश कुमार ने अली अनवर के आश्रय उस मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगा दी थी, जिस सेंध लगाने के लिए अब जिक्र हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी कहते हैं, पासमानदा समाज का जिक्र करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं मुसलमानों को भी अगर पासमानदा समाज और ऊंची मुस्लिम जातियों में बांट दिया जाए तो एक झटके में 60 से 80% वोट पट जाएगा, छिटक जाएगा।
राजनीति के बड़े छोटे मंत्र होते हैं और उसके आश्रय तंत्र जो खेले जाते हैं वह भी एक दायरे में ही चलते हैं, और बिहार उसमें बुरी तरीके से फंस चुका है। और शायद इसीलिए चुनावी जीत हार के गणित के तहत अगर इस 8वीं बार के शपथ ग्रहण को आप देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यह जिम्मेदारियों का साज है। यानी माथे पर जो आपके साज सजा है उसके पीछे ताज जो नजर आ रहा है, उस ताज से निकलता हुआ जो साज है वो जिम्मेदारियों से अवगत कराता है। लेकिन क्या वाकई जिम्मेदारियों को पूरा कर पाने की स्थिति में नीतीश और तेजस्वी आ पाएंगे? यह सवाल इसलिए कहीं आगे महत्वपूर्ण अब हो जाता है क्योंकि जो मुख्यमंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम बने, अब बंटवारा होगा मंत्रालयों का। निकाला गया उपाय कि 164 एमएलए का समर्थन है और 44 मंत्री बनने हैं, तो 44 से भाग दे दीजिए। भाग दीजिएगा तो प्रति 3.70 एमएलए के हिस्से में एक मंत्री पद आएगा। उसी लिहाज से 44 है, जिसके जितने होंगे उसको उतना दिया जाएगा। इस लिहाज से 21 मंत्री आरजेडी के होने चाहिए, इस लिहाज से 12 मंत्री जेडीयू के होने चाहिए, कांग्रेस और लेफ्ट के 4-4 होने चाहिए, हम के 1 होने चाहिए, और इंडिपेंडेंट जो सुमित कुमार सिंह है वह भी एक मंत्री के तौर पर होंगे। यानी एक सामान्य सी स्थिति है। लेकिन इसके आगे की स्थिति क्या कहती है? इसके आगे की स्थिति बिहार की 3 पहचान है। पहली पहचान राजनीति को प्रभावित करती है कानून व्यवस्था को लेकर, यानी गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा। दूसरी परिस्थिति राजस्व को लेकर मैटर करती है, तो राजस्व, वित्त, फाइनेंस किसके पास रहेगा। और तीसरी परिस्थिति होती है वहां के मजदूर, किसान और रोजगार का सवाल, उससे जुड़ा मंत्रालय किसके पास रहेगा। जो बात निकल कर आ रही है उसमें बहुत साफ तौर पर संकेत है कि किसी भी हालत में गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निर्वाचन विभाग, निगरानी और सामान्य प्रशासन अपने पास नीतीश कुमार रखेंगे। जो तेजस्वी यादव हैं उनके पास जो चीजें निकल कर आएंगी उसमें नगर विकास हो सकता है, पथ निर्माण हो सकता है, आरजेडी के खाते में वित्त भी जा सकता है, यानी फाइनेंस भी जा सकता है, और वाणिज्य कर, उद्योग, कृषि, श्रम भी जा सकता है। कांग्रेस दूसरी तरफ खड़ी है। कांग्रेस को नीतीश कुमार अपने अनुकूल बनाने का प्रयास लगातार करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं 2024 में कांग्रेस जब तक हामी नहीं भरेगी तब तक उनकी कोई हैसियत नहीं है। और कांग्रेस जिस सुर से देश के भीतर में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से 2-2 हाथ कर रही है, वह स्थिति नीतीश कुमार की राजनीतिक तौर पर आ पाए, यह बड़ा मुश्किल सवाल है। वो इतना खुलकर बोल पाए, असंभव सी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व व भूमि सुधार माना जा रहा है कांग्रेस के पास चला जाएगा। लोक अभियंता विभाग जो है वह भी अभियंत्रण विभाग जो है वह भी कांग्रेस के पास चला जाएगा। इसके अलावे सवाल एक सबसे बड़ा यह था कि जो योजना, विकास, आपदा, शिक्षा, ऊर्जा, सहकारिता, जल संसाधन, जनसंपर्क, यह किसके पास जाएगा। यहां पर जेडीयू अपने हिस्से में सब चाहता है, कुछ आरजेडी चाहते हैं। यानी मंत्रालयों की मार और उसके जरिए उस मंत्रालय के तहत आने वाले बिहार के डेवलपमेंट को क्या देखा जाए, या यह माना जाए कि जो वसूली होती है, क्योंकि करप्शन को लेकर जो रिकॉर्ड कहता है उसमें भी बिहार टॉप 5 राज्यों में शामिल है। डेवलपमेंट सबसे कम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, इस मामले में बिहार नीचे से तीसरे नंबर पर निकल कर आता है। तो इन परिस्थितियों में अगर बिहार में मंत्रालय किसी के पास भी जाए, पॉलिटिकल पार्टी कोई सी भी रहे, बीजेपी भी जब साथ खड़ी रही 5 बार, तो उसने कौन सा कल्याण कर दिया बिहार का, यह कोई बताने वाला नहीं है। और जब आरजेडी और कांग्रेस साथ में आई तो बिहार में कौन सा कल्याण हो गया, यह भी कोई बताने वाला नहीं है। हां, शराब पर नियंत्रण है कहेगा, लेकिन जहरीली शराब से लोग मर जाते हैं कहा जाता है। साइकिल लड़कियों को मिलती है, लेकिन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा चौपट हो चला है, यह हर कोई जानता है। शराबबंदी के बावजूद भी महिलाओं को उत्पीड़न के मामले बिहार में दर्ज होते हैं, यह भी हर किसी को पता है। पासमानदा समाज की सामाजिक स्थिति और ज्यादा बदतर हुई है सन 2000 के बाद से, चाहे उस समाज को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, राजनीतिक दलों ने राजनीतिक तौर पर अपनी सहमति दिखा दी। तो क्या यह माना जाए कि मौजूदा वक्त में जो सरकार है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है अगले 2 साल में कि वह बिहार को अपने पांव पे खड़ा कर दे, और बिहार के भीतर जो विपक्ष में रहते हुए आरजेडी जिन सवालों को उठा रही थी उन सवालों को ही कम से कम लागू कर दे। बड़ा असंभव सा
ये तर्क भी है और बहुत असंभव सी सियासत भी है। सियासत में लोग भूल जाते हैं, ये बार बार कहा जाता है, और जो नेता बनता है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, चारों तरफ से तुतही बजने लगती है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। नहीं भी बजते हैं तो भी नेता को सुनाई वही ढोल नगाड़े देते हैं कि अब मैं मुख्यमंत्री फिर से बन गया, अब मैं डिप्टी सीएम बन गया, मैं अब कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, मैं अब स्टेट मिनिस्टर बन गया। लेकिन राज्य की माली हालत क्या कहती है? दरअसल दो अंतर्विरोध ऐसे हैं इस देश के भीतर में, जिसने एक सवाल भारत के सामने खड़ा कर दिया है कि जब देश खोखला हो रहा है और राज्यों की बदतर स्थिति है तो पहले किसे देखें। जब इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर चूर हुआ है और केंद्रीय सत्ता राज्यों पर हावी होने चली है और राज्यों का गवर्नेंस अपने तौर पर फेल है, तो दोनों के बीच किसे देखें? जातियों के समीकरण में वोट साधने की सोशल इंजीनियरिंग को देखें या 80-20 के खेल में हिंदू मुसलमान को देखें? किसे देखें? और सबसे आखिरी सवाल, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण हो चला है, क्या वाकई इस देश में प्रधानमंत्री जब पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक के दौर में सक्रिय रहते हैं, ये जानते समझते हुए कि भारत के गांव और पंचायतों की स्थिति ना सिर्फ नाजुक है बल्कि शहरों में भी सबसे ज्यादा गरीबी दुनिया के किसी देश में है तो वह भारत में ही है। यानी शहरी गरीबों की तादाद भारत में ही सबसे ज्यादा है। जो भूखमरी और मुफलिसी है दुनिया के मानचित्र पर, उसकी तादाद भी भारत में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी की स्थिति दुनिया के मानचित्र पर सबसे ज्यादा भारत के भीतर ही है। और भारत का जो विकास का रेट अगर प्रोडक्शन के जरिए देखेंगे तो वह भी सबसे निचली पायदान पर खड़ा है। तो हम देश के प्रधानमंत्री को देखें और उसी का जिक्र करते निकल जाएं, या फिर देखना शुरू करें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर भी, वो तमाम मुख्यमंत्री जिनके निशाने पर प्रधानमंत्री ही हैं, लेकिन अपने तौर पर जब उन्होंने राज्य के मुखिया की शपथ ली है तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? और क्या फेडरल स्ट्रक्चर चूर हो गया, टैक्स का पैसा मिलता नहीं, हम जाएंगे नहीं नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए? हमसे मतलब क्या होता है जब राज्यों की जनता और फेडरल स्ट्रक्चर इस देश में मदद के तौर पर आर्थिक सहमति के आधार पर चलता हो? तो क्या वाकई इस राजनीति ने सब कुछ भुला दिया? और रिकॉर्ड बना है कि 17 वर्ष में 8 बार, और इस संसदीय राजनीति के इतिहास में बिहार सबसे निचली पायदान पर बीते 50 साल में कैसे पहुंच गया और किन किनों ने पहुंचाया, क्या उनको सजा दी जा सकती है? तय बिहार को करना है, बिहार के लोगों को करना है। ना खुश होइए ना दुखी होइए। सवाल है कि बिहार के लोगों की अपनी ताकत इस बात से समझ सकते हैं कि पॉलिसीगत तौर पर इस देश में किसी भी डिपार्टमेंट में बिहार के लोगों की बतौर आईएएस, बतौर आईपीएस, बतौर आईएफएस, बतौर टेक्निकल एस्पेक्ट में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हो, चाहे आईटी सेक्टर का जिक्र हो, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बिहार के लोगों की मान्यता उनके अपने प्रोफेशनलिज्म से है, तो फिर राजनीति उन्हें क्यों हाँकती है? राजनीति हाँकती रहेगी, लोग हकाते रहेंगे। सोचिए इसे ही, क्योंकि चुनौती तो आरजेडी और जेडीयू दोनों के सामने भी है। इस बार चूके तो 2024 और 2025 पूरे तरीके से सुपड़ा साफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।